भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट रफाल आज वायुसेना के 7वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। वहीं फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। अंबाला में आज होने वाले कार्यक्रम में पारंपरिक तौर पर होने वाली सर्वधर्म पूजा के अलावा राफाल को वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया जाएगा। इसके अलावा तेजस के 7 राफाल विमान का हवाई करतब भी होगा। आपको बता दें कि इस साल जुलाई के आखिरी हफ्ते में 5 राफाल भारत आए थे, जबकि अगले 2 साल में 36 राफाल विमान भारत को मिलने वाले हैं। चीन से जारी तनाव के बीच भारत चीन सीमा पर 7,000 अतिरिक्त आईटीबीपी जवानों को तैनात किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जल्द ही भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में 7,000 अतिरिक्त जवानों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए आईटीबीपी की 7 कंपनियों के गठन की योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी और अब इसे कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन 7 नई कंपनियों के जवानों को तैनात कर दिया जाएगा। भारत चीन सीमा की लंबाई 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और 5 राज्यों में इसकी सीमाएं हैं। खबर है कि नई तैनाती में अरुणाचल प्रदेश को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी वहां सबसे ज्यादा जवान तैनात होंगे। जानकारी के मुताबिक सीमा पर चौकियों की आपस में दूरी बहुत ज्यादा है और नई कंपनियों के जरिए इस दूरी को कम किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर घूम रहे एक मगरमच्छ को वाइल्ड लाइफ टीम ने पकड़ लिया। आशंका इस बात की है कि उसी इलाके में मौजूद रेलवे ट्रैक पर उसकी पूंछ कट गई होगी, जिसके बाद वो घूमता हुआ सड़क पर आ पहुंचा। जिसकी जानकारी मिलते ही उसे पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई। सबसे पहले उसके ऊपर कपड़ा डालकर कुछ लोग उस पर बैठ गए ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके। फिर उसके मुंह को रस्सी से बांधा गया। उसके बाद मगरमच्छ के शरीर के दूसरे हिस्से भी उसे काबू में करने के लिए बांध दिए गए। रोड पे घूम रहा था। नाइट पेट्रोलिंग में जो पुलिस वाले घूमते हैं वो लोग भी वॉच रख के वहाँ पे खड़े थे। भारी भरकम मगरमच्छ होने की वजह से उसे उठाने में भी काफी परेशानी हुई। कई लोगों को मिलकर धीरे धीरे उसे उठाना पड़ा और एक पिंजरे में डाला गया। चीन में लोगों के बर्ताव की निगरानी करने वाले ऐप का विरोध तेज हो गया। express.co.uk की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने खास तरह का एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए वहां लोगों के बर्ताव की पूरी निगरानी की जाएगी। यह ऐप लोगों के रोजमर्रा के कामकाज तक की जानकारियां दर्ज करेगा और फिर इन जानकारियों के आधार पर लोगों को एक रेटिंग दी जाएगी, जिससे पता चलेगा कि वो कितने अच्छे नागरिक हैं। लेकिन लोगों को डर है कि इस ऐप के जरिए सरकार उनकी जासूसी करेगी और उनकी आजादी पूरी तरह छीन ली जाएगी, जिसकी वजह से लोग अब इस योजना का विरोध कर रहे हैं। पिछले महीने लंबी दूरी की 2 मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद ईरान अब ऐसी मिसाइल बनाने वाला है जो हवा से छोड़ी जा सकती। यह खबर इजरायल और अमेरिका दोनों को परेशान करने वाली है और शायद दोनों देशों को उकसाने के लिए ही ईरान के रक्षा मंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया। दावा यह है कि ईरान एक ऐसी मिसाइल बनाएगा जो हवा से जमीन तक और हवा से हवा में मार कर सकती हो। मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि पिछले महीने ही ईरान ने लंबी दूरी की 2 मिसाइलों का परीक्षण किया था। इनमें एक का नाम शहीद कासिम सुलेमानी रखा था और दूसरी का नाम शहीद अबू मेहदी रखा था। तभी से अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की तकरार बढ़ती चली गई। अब हवा से मार करने वाली मिसाइल बनाने का ईरान का दावा आग में घी डालने वाला है। यूपी के वाराणसी में बेरोजगारी से तंग आकर कुछ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्तियां और दिए जलाने की ठानी, जिन्हें जलाकर बेरोजगारी के मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की गई। हाथों में पोस्टर और मोमबत्तियां लेकर कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और उन्हें रोजगार देने की मांग की। विरोध कर रहे लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सरकार रोजगार न दे! सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने लोगों की आत्महत्या करने के पीछे बेरोजगारी को वजह बताया। मुद्दा आज बेरोजगारी है। आज नौजवान बहुत परेशान है। परेशानी की वजह से आत्महत्या कर रहा है। लगातार नौकरियों में छटनी हो जा रही है। प्रदर्शन के लिए जुटे लोगों में ज्यादातर हाथों में खुद को बेरोजगार बताने वाले पोस्टर लिए दिखे, जबकि कुछ मोमबत्ती पकड़े हुए नजर आए। गुजरात के वडोदरा से एक अस्पताल का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आग के बीच कुछ मरीज और स्वास्थ्यकर्मी आईसीयू वार्ड में फंसे दिखे। जिस अस्पताल में एक दिन पहले यह हादसा हुआ, वहां 300 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। लेकिन एक दिन पहले वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको खौफ से भर दिया। अस्पताल की पहली मंजिल पर जिस आईसीयू वार्ड में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां अचानक आग लग गई। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें मरीज काफी डरे हुए नजर आए।
कहा जा रहा है कि आग वहां एक मशीन में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद वार्ड में भर्ती मरीज घबरा गए। हालांकि मरीजों की देखभाल में जुटे स्वास्थ्यकर्मी डरे नहीं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक कर वार्ड में भर्ती लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। आईसीयू वार्ड में उन्हीं मरीजों को रखा जाता है जिनकी हालत नाजुक होती है। वार्ड में ऐसे 15 से ज्यादा मरीज थे जिन्हें किसी तरह बाहर निकाल लिया गया। यही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर भी काबू पा लिया, जिससे वहां बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि अगर वक्त पर आग नहीं बुझाई जाती तो दूसरे मरीजों को भी खतरा हो सकता था। इसी को देखते हुए घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों की एक टीम भी बना दी गई। चीन से बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका अब शी जिनपिंग का ओहदा बदलने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की संसद में इससे जुड़ा एक बिल पेश किया गया, जिसमें मांग की गई कि शी जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति कहने के बजाय चीन का महासचिव कहा जाए। बिल पेश करने वाले सांसद ने तर्क दिया कि जिनपिंग को चीन की जनता ने वोट के जरिए नहीं चुना है। ऐसे में वो भले ही वहां के शासक हों, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे ही संकेत अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी देते रहे। पिछले कुछ वक्त से वो शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के बजाय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कह रहे हैं। तकनीकी तौर पर भी इन दावों को सही ठहराया जा रहा है, क्योंकि वो फिलहाल स्टेट चेयरमैन के तौर पर चीन के सबसे बड़े नेता हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नाबालिग को बुरी तरह पीटने के आरोप में एक पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। यह घटना बाल सुधार केंद्र में हुई, जहां पुलिस वाले ने उस लड़के की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लड़का कमरे की कोने में एक बेंच पर बैठा दिखा, जिसे वहां पहुंचे पुलिस वाले ने कुछ देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया और पुलिस वाले को घूर कर देखते हुए बेंच से खड़ा हो गया। इसी बात पर उस पुलिस वाले ने भी आपा खो दिया और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे दीवार की तरफ दबा दिया और पीटता रहा। तभी एक दूसरा पुलिस वाला वहां पहुंचा, जिसने ये सब कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए पुलिस वाले ने उस लड़के को फर्श पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठकर उसे मारता रहा। हालांकि कुछ देर बाद वहां पहुंचे दूसरे पुलिस वाले उसे वहां से ले गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में नए नियमों के साथ बार खोल दिए गए। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार की तरफ से इजाजत मिलने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी कुछ शर्तों के साथ इस पर मोहर लगा दी थी। और सरकार से मंजूरी मिलते ही दिल्ली में पिछले 5 महीनों से बंद पड़े बार फिर से खुल गए। आज से बार कम रेस्टोरेंट यहाँ पर खुला है और जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाकायदे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मापा जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। कनॉट प्लेस के एक बार से सामने आई तस्वीरों में कोरोना से बचाव के काफी सख्त इंतजाम दिखे। लोगों ने भी इस पर खुशी जताई। टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर डिस्टेंसिंग है जो होनी चाहिए। सो वी ऑल आर गुड, वी ऑल फील सेफ। नए दिशा निर्देशों के तहत किसी भी बार में उसकी क्षमता के हिसाब से लोगों के बैठने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने मास्क पहनने के नियम का भी सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बीसीसीआई से क्रिकेट खेलने की मंजूरी मांगी। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो संन्यास के बावजूद पंजाब की ओर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिसके लिए बीसीसीआई को खत भी लिखा गया। इसके साथ ही उन्होंने बीसीसीआई को साफ किया कि अगर उन्हें इजाजत मिली तो वो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वापसी नहीं करेंगे। यानी युवराज सिंह ने बीसीसीआई से सिर्फ घरेलू क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई। नियमों के मुताबिक संन्यास के बाद खिलाड़ियों को केवल आईपीएल या किसी विदेशी लीग में खेलने की मंजूरी दी जाती। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मनोज सिन्हा बीएसएफ की चौकी पर जवानों से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा हीरानगर सेक्टर में सीमा पर मौजूद बीएसएफ की चौकी पर जवानों से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के लाल चौक इलाके में सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। एमपी के रीवा में एक नाबालिग ने बैंक से पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। जयपुर में एक बन रही इमारत की छत गिरने से वहां काम कर रहे 9 मजदूर घायल हो गए। बाद में इन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रूस के उलियानोव्स्क से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक सुपरमार्केट में मौजूद महिला ने वहां के एक कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि हमले के दौरान यह महिला जोर जोर से चीखती रही और इसी बीच उसने उलियानोव्स्क में मौजूद उस सुपरमार्केट के कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमले का शिकार हुआ वो कर्मचारी सब्जियों और फलों के सेक्शन के पास खड़ा दिखा। तभी अचानक पीछे से वो महिला आई और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने उस कर्मचारी पर चाकू से बिना रुके हमला शुरू कर दिया। वो उस कर्मचारी पर तब तक वार करती रही जब तक वो जमीन पर गिर नहीं गया। इतनी देर में वहां सुपरमार्केट का एक और कर्मचारी और एक ग्राहक दौड़ते हुए पहुंचे और बुरी तरह जख्मी हो चुके उस कर्मचारी को बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आरोपी महिला उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं दिखी। हालांकि पुलिस ने बाद में उस महिला को हिरासत में ले लिया।
कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे बताई जा रही ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार की गई थी, जिस पर ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका बड़े पैमाने पर परीक्षण कर रही थी। इस परीक्षण के लिए अमेरिका में हजारों लोगों को चुना गया। इसके अलावा यूरोप और ब्रिटेन के लोगों को भी इसके परीक्षण में शामिल किया गया। यही नहीं, ये वैक्सीन परीक्षण के तीसरे यानी आखिरी चरण में थी, लेकिन इससे पहले कि कोई अच्छी खबर आती, वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि तीसरे चरण में जिन लोगों को यह वैक्सीन दी गई, उनमें एक पर इसका खतरनाक प्रभाव हुआ और इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। वैक्सीन पर सवाल उठे तो दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसके परीक्षण पर रोक लगाने का फैसला ले लिया, जिससे भारत को भी झटका लगा है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन से काफी उम्मीदें थी। एलएसी पर विवाद के बीच मॉस्को में आज भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। ये बैठक भारतीय समय के अनुसार आज शाम करीब 5:30 बजे होगी। सीमा पर जारी तनाव के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन के दौरे पर मॉस्को गए हुए हैं। तेलंगाना के कुकटपल्ली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कुछ लोगों को कुचल दिया। यह हादसा वहां की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हुआ, जिसमें गाड़ियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक धीमी रफ्तार में चल रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई और सड़क पर चल रही गाड़ियों से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। कार की टक्कर से एक बाइक पर सवार 2 लोग भी सड़क पर चल रही एक बस के नीचे जा गिरे। हादसे के तुरंत बाद लोगों ने सबसे पहले सड़क पर गिरे ऑटो को उठाया और उसके ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। फिर बाइक सवार दोनों लोगों को उठाया गया तो पता चला कि कार की जोरदार टक्कर से बाइक पर बैठे एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे में वहां कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और काफी देर तक ट्रैफिक भी जैम रहा। पेंगोंग में भारत की कार्रवाई से बौखलाए चीन ने गीदड़ भपकी देने के लिए एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो चीन की सेना के अभ्यास का है और दावा यह किया गया है कि हाल ही में तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चीन की सेना ने यह अभ्यास किया। तिब्बत लद्दाख के पास है, इसलिए माना जा रहा है कि वीडियो जारी करने के पीछे चीन का मकसद भारत को गीदड़ भपकी देना है। चीन की सेना के मुताबिक यह अभ्यास 4900 मीटर की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट दागने का अभ्यास किया गया। सटीक बमबारी का भी अभ्यास किया गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो एक ट्वीट में यह भी बताया कि अभ्यास में H-6 बॉम्बर का भी इस्तेमाल हुआ। ये एक ऐसा जेट है जो युद्ध के वक्त बम बरसाने में इस्तेमाल होता है और परमाणु बम भी गिराने में सक्षम है। अलीगढ़ में आरटीओ ऑफिस में एक महिला अफसर पर गाड़ियों का फिटनेस पास करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। यूपी के अलीगढ़ में आरटीओ ऑफिस में एक महिला अफसर पर गाड़ियों का फिटनेस पास करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा, जिसका वीडियो भी सामने आया। यूपी के बहराइच में पाइपलाइन की खुदाई के समय वहां से एक कोबरा निकल गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में सपेरे को बुलाकर उसे पकड़ा गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बच्चों का अवैध व्यापार करने के आरोप में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 14 नाबालिगों को बचाया भी गया, जिन्हें लाजपत नगर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। एमपी के जबलपुर में पति ने पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। यूरोप के देश स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 6 महीने बाद प्राइमरी स्कूल खुल गए। कोरोना वायरस की वजह से वहां घर बैठे 4 लाख से भी ज्यादा बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर शुरू हो गई और बच्चे पहले वाले जोश के साथ ही स्कूल पहुंचे। सामने आई एक स्कूल की तस्वीर में टीचर तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत करते नजर आए। अपने बच्चों को पढ़ाई के नुकसान से बचाने के लिए उनके माता पिता उन्हें स्कूल लेकर आ तो गए, लेकिन कोरोना की वजह से उनके चेहरों पर चिंता भी साफ दिखी। बदले हालात में स्कूल के नियम कायदे भी बदल गए। सभी बच्चे मास्क लगाकर पहुंचे। जहां क्लास में घुसने से पहले उनका तापमान मापा गया, साथ ही सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ कराए गए। एक दूसरे स्कूल से सामने आई तस्वीरों में भी यही नियम देखने को मिले। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से टकराव के बीच मुंबई के पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई पर हंगामा खड़ा हो गया। ये कार्रवाई कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही कर दी गई, वो भी तब जब बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश है कि कोरोना की वजह से 30 सितंबर तक मुंबई का नगर निगम बीएमसी अवैध निर्माण पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। ये देखिए, आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। कंगना रनौत ने जिस तरह से
मुंबई को लेकर के टिप्पणी की थी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को लेकर टिप्पणी थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू की तो इस मामले ने तूल पकड़ लिए। सामने आए एक वीडियो में एक महिला कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करते हुए भी दिखी। उसने कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर को सरकार का बदला बता दिया। ना तुम लोग को है ना, रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। करीब 1 घंटे तक दफ्तर के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बीएमसी की एक टीम दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ में जुट गई, जबकि खुदाई करने वाली एक मशीन से दफ्तर के बाहर का हिस्सा भी गिरा दिया गया। जो बीएमसी के कर्मचारी, उनके हाथों में बड़े बड़े लोहे के सरिया हैं, फावड़े हैं, हथौड़े हैं। इसका मतलब ये साफ है कि काफी तोड़फोड़ अंदर हुई है, बुलडोजर से बाहर तोड़फोड़ हुई है। इस कार्रवाई के दौरान कंगना रनौत के वकील को भी दफ्तर में जाने से रोक दिया गया और ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करके जा चुकी थी, जिस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि पाली हिल में जिस जगह कंगना का दफ्तर है वहां ज्यादातर इमारतें एक जैसी हैं। कई दुकानों पर शेड भी लगे हैं जो बीएमसी के नियमों के मुताबिक अवैध हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई कंगना के दफ्तर पर, जिसके बाद अंदर सब टूटा फूटा नजर आया। मैं इस वक्त आपको कंगना के घर के जो दफ्तर है उसके अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये जो छज्जा था ये पूरी तरह से बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। कार्रवाई पर गुस्सा बढ़ा तो बीएमसी के अधिकारियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। जवाब दे दीजिए ना सर, फिर चले जाइए। बीएमसी और पुलिस के बड़े अधिकारी तो इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन कंगना के दफ्तर के बाहर लगाए गए नोटिस में यह दावा किया गया कि वहां पिछले कुछ दिनों से निर्माण चल रहा था, जिसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। 10:35 पर नोटिस दिया गया 9/9/2020 को, और उसके बाद इसको सीधे डेमोलिश कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कंगना ने ट्विटर पर महाराष्ट्र सरकार को भी जमकर घेरा और कार्रवाई करने वालों की तुलना बाबर से कर दी। यही नहीं, कंगना ने अपने दफ्तर को राम का मंदिर बताते हुए बीएमसी के खिलाफ नाराजगी भी जताई और राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी बड़ा हमला बोला। यही नहीं, कंगना रनौत ने उनके दफ्तर पर हुई कार्रवाई को बदले की कार्रवाई से जोड़ दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने के मामले में बीएमसी को आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब देना है। दरअसल कल बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना हाई कोर्ट गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज दोपहर 3 बजे तक किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बीएमसी ने कोर्ट के ऑर्डर आने के पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है। दरअसल कोरोना को देखते हुए मुंबई में कोर्ट ने 30 सितंबर तक अवैध निर्माण के गिराने पर रोक लगाई हुई है। वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ जेसन रॉय की इंग्लैंड टीम में वापसी हो गई। इससे पहले उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर होना पड़ा था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में रिहायशी इलाकों और चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। सुरक्षा बल ने भी पाकिस्तान की तरफ से हुई इस गोलाबारी का करारा जवाब दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में तैनात एक सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दावा किया गया कि राष्ट्रपति भवन में बने सुरक्षा कर्मियों के बैरक्स में इस जवान ने खुदकुशी की। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली आईपीएल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दुबई पहुंच गए। दुबई में 19 सितंबर से आईपीएल की शुरुआत होनी है। इस टूर्नामेंट में खेलने वाली सभी टीमें पहले ही दुबई पहुंच चुकी हैं और नियमों के मुताबिक उनका क्वारंटीन समय भी पूरा हो चुका है। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंथन शुरू हो गया है। इस मामले के मीडिया में तूल पकड़ने के बाद शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि कंगना रनौत के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के स्टैंड से शरद पवार नाराज हैं। खबर यह है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बीएमसी द्वारा जल्दबाजी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे सरकार की छवि खराब होती है। पवार के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार को अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। कंगना रनौत पर महाराष्ट्र सरकार का हमला लगातार जारी है। अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कंगना पर हमला करते हुए कहा कि कंगना कोई मदर टेरेसा नहीं है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो असलम शेख ने यह कहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो नियमों के तहत हुई है और उन्होंने कंगना रनौत को लेकर के कहा कि वो कोई मदर टेरेसा नहीं है
और उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। जो कार्रवाई हो रही है, कंगना सरकार के बारे में कुछ कहती हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि किसी के कहने से कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई चीज़ गलत है वो गलत है। अगर किसी ने अनऑथराइज बनाया और जब सामने वो बात आती है तो कार्रवाई होती है। जैसे सुसाइड का मसला था, सुसाइड के मसले में इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके अंदर मैसेजेस आए, टेक्स्ट मैसेजेस रिवील में हुआ कि भाई ड्रग्स का कुछ था, तो उस तरीके से लोग अटक हुए, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उसी तरीके से कंप्लेंट आई कि भाई यहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो कोई नई बात नहीं, कोई काम इलीगल करे और उसके ऊपर कार्रवाई हो तो उसमें चिल्लाने की कोई बात तो होती नहीं है। ऐसा है कि जो अनऑथराइज है वो टूटेगा और जो अनऑथराइज नहीं है वो नहीं टूटेगा। और इस महाराष्ट्र को अगर बदनाम करने का काम करेंगे तो मुझे लगता है उसको लज्जा आनी चाहिए। और कंगना करना बंद करो, कोई मदर टेरेसा नहीं है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बीसीसीआई से क्रिकेट खेलने की मंजूरी मांगी। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो संन्यास के बावजूद पंजाब की ओर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिसके लिए बीसीसीआई को खत भी लिखा गया। इसके साथ ही उन्होंने बीसीसीआई को साफ किया कि अगर उन्हें इजाजत मिली तो वो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वापसी नहीं करेंगे। यानी युवराज सिंह ने बीसीसीआई से सिर्फ घरेलू क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई। नियमों के मुताबिक संन्यास के बाद खिलाड़ियों को केवल आईपीएल या किसी विदेशी लीग में खेलने की मंजूरी दी जाती। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का बीजेपी ने विरोध करने का फैसला लिया है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी पार्षदों ने दस्तखत भी किए हैं। तो बीजेपी ने विरोध करने का फैसला किया है। जो कल कंगना के घर में तोड़फोड़ हुई थी, इसको लेकर के बीजेपी ने रणनीति बनाई है और ये रणनीति ये है कि वो बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी पार्षदों ने दस्तखत भी किए हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से टकराव के बीच मुंबई के पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई पर हंगामा खड़ा हो गया। ये कार्रवाई कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही कर दी गई, वो भी तब जब बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश है कि कोरोना की वजह से 30 सितंबर तक मुंबई का नगर निगम बीएमसी अवैध निर्माण पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। ये देखिए, आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। कंगना रनौत ने जिस तरह से मुंबई को लेकर के टिप्पणी की थी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को लेकर टिप्पणी थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू की तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सामने आए एक वीडियो में एक महिला कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करते हुए भी दिखी। उसने कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर को सरकार का बदला बता दिया। ना तुम लोग को है ना, रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। करीब 1 घंटे तक दफ्तर के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बीएमसी की एक टीम दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ में जुट गई, जबकि खुदाई करने वाली एक मशीन से दफ्तर के बाहर का हिस्सा भी गिरा दिया गया। जो बीएमसी के कर्मचारी, उनके हाथों में बड़े बड़े लोहे के सरिया हैं, फावड़े हैं, हथौड़े हैं। इसका मतलब ये साफ है कि काफी तोड़फोड़ अंदर हुई है, बुलडोजर से बाहर तोड़फोड़ हुई है। इस कार्रवाई के दौरान कंगना रनौत के वकील को भी दफ्तर में जाने से रोक दिया गया और ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करके जा चुकी थी, जिस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि पाली हिल में जिस जगह कंगना का दफ्तर है वहां ज्यादातर इमारतें एक जैसी हैं। कई दुकानों पर शेड भी लगे हैं जो बीएमसी के नियमों के मुताबिक अवैध हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई कंगना के दफ्तर पर, जिसके बाद अंदर सब टूटा फूटा नजर आया। मैं इस वक्त आपको कंगना के घर के जो दफ्तर है उसके अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये जो छज्जा था ये पूरी तरह से बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। कार्रवाई पर गुस्सा बढ़ा तो बीएमसी के अधिकारियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। जवाब दे दीजिए ना सर, फिर चले जाइए। बीएमसी और पुलिस के बड़े अधिकारी तो इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन कंगना के दफ्तर के बाहर लगाए गए नोटिस में यह दावा किया गया कि वहां पिछले कुछ दिनों से निर्माण चल रहा था, जिसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। 10:35 पर नोटिस दिया गया 9/9/2020 को, और उसके बाद इसको सीधे डेमोलिश कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कंगना ने ट्विटर पर महाराष्ट्र सरकार को भी जमकर घेरा और कार्रवाई करने वालों की तुलना बाबर से कर दी। यही नहीं, कंगना ने अपने दफ्तर को राम का मंदिर बताते हुए बीएमसी के खिलाफ नाराजगी भी जताई।
और राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी बड़ा हमला बोला। यही नहीं, कंगना रनौत ने उनके दफ्तर पर हुई कार्रवाई को बदले की कार्रवाई से जोड़ दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने स्कूलों की फीस माफ किए जाने की मांग पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए, इसलिए हालात सामान्य करने में पुलिस को भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। और फीस माफी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हालांकि एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस की मुश्किल कुछ देर के लिए जरूर बढ़ाई। उस आदमी के हाथ और पैरों को पकड़कर 5 पुलिस वाले ले जा रहे थे, लेकिन वो बीच सड़क पर लेट गया। इतने में उसका एक और साथी आकर उसके साथ लेट गया और दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए इन दोनों प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में बिठाया तो बाकी के लोग भी नारेबाजी करते हुए पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ गए। प्रदर्शन कर रहे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बीच सड़क पर चल रहे इस हंगामे को पुलिस ने कुछ ही देर में शांत करवा दिया। एमपी के रतलाम में अवैध शराब की तलाश में एक मकान में घुसना 2 पुलिस वालों को महंगा पड़ा। उस घर की महिलाओं ने उन्हें बंधक बना लिया और आरोप लगाया कि वो दोनों वहां वसूली करने पहुंचे और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, जिससे गुस्साई महिलाओं ने उन दोनों पुलिस वालों को घर में कैद कर लिया। जिसके बाद वो दोनों बैकफुट पर आ गए और वहां से निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते दिखाई दिए। कसम खाते हैं आपके चरणों की, हम कभी नहीं आएंगे। इन पुलिस वालों पर मारपीट पर उतारू हो जाने का भी आरोप लगा। इधर उधर ढूंढा ढूंढी करे, इन्होंने नहीं मिला साहब। उसके बाद घर में हमारा सारा सामान फेंक दिया और कहते हो एकदम पोटली वोटली कर ले और उसके बाद हाथापाई करने लगे ये लोग। काफी देर तक जब महिलाएं नहीं मानी तो दोनों पुलिस वाले उनके आगे हाथ जोड़कर उन्हें वहां से जाने देने के लिए मिन्नत करते नजर आए। इन लोगों की शिकायत पर एसपी ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। स्विट्जरलैंड में बिजली से चलने वाली एक ऐसी स्पीड बोट झील पर दौड़ी जो सीधे पानी पर नहीं बल्कि पानी से कुछ फीट ऊपर चलती। दावा है कि यह स्पीड बोट इस तरह की दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक नाव है, जो दिखने में तो आम है लेकिन अपने काम में है सबसे अलग। स्विट्जरलैंड के लुसर्न शहर से सामने आई तस्वीर में वो स्पीड बोट सफर पर रवाना होती दिखी। अब तक तो सब सामान्य था, लेकिन फिर शुरू हुआ असली धमाल। देखते ही देखते स्पीड बोट के नीचे 3 हाइड्रोफॉयल यानी एक तरह के स्टैंड खुल गए और नाव पानी से ऊपर उड़ गई। ऐसा लगा जैसे स्पीड बोट हवा में चल रही हो। इसके बाद तो उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वो हवा से बातें करती नजर आई। बताया गया कि स्पीड बोट 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। Boat is not pumping and slamming around. You really have a quiet ride. हाइड्रोफॉयल पर चलने की वजह से स्पीड बोट हिचकोले नहीं खाती, लहरों से होने वाला घर्षण भी नहीं होता। नतीजा आम नावों के मुकाबले 80% तक ऊर्जा की बचत। इलेक्ट्रिक स्पीड बोट एक बार चार्ज करने पर 90 किलोमीटर का सफर कर सकती है। इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर और सेंसर लगे हैं जैसे किसी फाइटर जेट में होते हैं। जॉर्डन के एक शरणार्थी कैंप में भी कोरोना वायरस पहुंच गया। राजधानी अमान में सीरियाई शरणार्थियों के लिए बने इस कैंप के 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसकी रोकथाम की कोशिशें शुरू हो गई। कई स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट पहनकर अमान में बने इस कैंप के कोने कोने पर केमिकल का छिड़काव करते दिखाई दिए। स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंप में रहने वाले लोगों के बीच दस्ताने भी बांटे। कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश में कैंप के एक फूड मार्केट की साफ सफाई भी तेज कर दी गई। इतना ही नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप की दीवारों पर जगह जगह कोरोना से लड़ने के संदेश भी लिखे नजर आए। आगरा में नकली पेट्रोल बनाने के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के आगरा में एक मकान में पुलिस ने छापा मारा और इस कार्रवाई में नकली पेट्रोल बनाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सीतापुर में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके तहत 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 810 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट भी किया गया। यूपी के बरेली में पुलिस ने चेकिंग के समय 4 किलो नशीले सामान के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त किए गए सामान की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी गई। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ थाली बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के अहमदाबाद में सैनिटाइजर की एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी लपटें फैक्ट्री की इमारत से लेकर 4 दीवारी तक फैल गईं, जिसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम के लिए भी आग बुझाना आसान नहीं था, क्योंकि आग की तेज लपटों के नजदीक जाना उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था।
जिसके बाद कर्मचारियों को आसपास की फैक्ट्रियों की छतों पर चढ़ना पड़ा। इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया, लेकिन दमकल विभाग के लोगों ने आग को दूसरी इमारतों में फैलने से बचा लिया। हालांकि जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें आग बुझने तक सब कुछ जलकर राख हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों और नौकरियों में अगले आदेश तक मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी, जिसका मतलब यह हुआ कि साल 2020-21 में कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि इस आदेश से पहले जिन लोगों को मराठा आरक्षण के आधार पर नौकरी या कॉलेज में दाखिला मिल चुका है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया, जिसका गठन चीफ जस्टिस करेंगे। ये बड़ी बेंच तय करेगी क्या 50% से ज्यादा आरक्षण मिल सकता है या नहीं, और यह तय करने के बाद अदालत फैसला करेगी कि मराठा समुदाय को आरक्षण कानूनी तौर पर वैध है या नहीं। ड्रग्स मामले में मुंबई के भाईखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इन दोनों भाई बहन के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ड्रग्स डीलर जैद और बासित परिहार की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। वहीं इससे पहले रिया चक्रवर्ती की कल की रात भाईखला जेल में कटी। यूरोप के देश ग्रीस के लेस्बोस के एक शरणार्थी कैंप में आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 13,000 लोग सड़क पर आ गए। यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग की वजह से लेस्बोस में काफी बड़े दायरे में फैला यह शरणार्थी कैंप भीषण लपटों में घिर गया। आग की खबर लगते ही उस पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो गईं, लेकिन तब तक आग भयानक हो चुकी थी और कैंप के हर हिस्से से तेज लपटें और धुआं उठ रहा था। एक शख्स तो एक जल रहे टेंट के बीच फंसा दिखाई दिया। शरणार्थी कैंप में आग लगने के बाद वहां रह रहे करीब 13,000 लोग सड़क पर आ गए। आग रात के वक्त लगी, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। हालांकि रातों रात इतनी बड़ी तादाद में लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं की जा सकी और इस वजह से उन लोगों को खुले में ही रात बितानी पड़ी। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि कोरोना की वजह से शरणार्थी कैंप और आसपास के इलाकों में ज्यादा सख्ती लगाने के विरोध में आग लगाई गई। हालांकि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन छात्रों को स्कूल जाने के लिए अपने माता पिता की लिखित अनुमति लेनी होगी। स्कूलों में हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था और स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही हर किसी को मास्क पहनना भी जरूरी होगा। केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत कोई भी स्कूल केवल 50% टीचर और बाकी स्टाफ को बुला सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा हर स्कूल के अंदर कमरों को, टॉयलेट को और बाकी जगहों को सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में सड़क के किनारे सफेद चादर में लिपटे एक आदमी का वीडियो वायरल हुआ, जिसे लोगों ने शव समझ लिया। उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंची, लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी जांच शुरू कर पाती, वो आदमी शोर सुनकर अपने शरीर से सफेद चादर हटाता हुआ खुद उठ खड़ा हुआ। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। हालांकि जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो भी हंसने लगे। बाद में पुलिस ने उसे वहां से हट जाने को कहा। गाड़ी में लाकर डालेंगे, गाड़ी का पहिया बंद है। पीएम ने केदारनाथ में चल रहे विकास कामों की जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ में चल रहे विकास कामों की जानकारी ली। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार ने उन्हें बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान भी दिखाया। प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के तहत होने वाले कामों में पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व का ध्यान रखने की सलाह दी। यूपी के मथुरा में बरसाना पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। दावा किया गया कि ये चारों आरोपी बरसाना के ही रहने वाले हैं और पिछले लंबे वक्त से ऐसे कई मामलों में शामिल रहे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने थॉमस कप और डेनमार्क ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने अपने घुटने में तकलीफ की वजह से यह फैसला लिया। बंगाल के विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल नहीं बुलाए जाने पर घमासान छिड़ गया। वहां एक दिन के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में प्रश्नकाल के लिए समय नहीं रखा गया, जिस पर बीजेपी आक्रामक हो गई, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं बुलाए जाने पर टीएमसी ने सवाल उठाए थे। ये ठीक है, मगर दिल्ली में संसद भवन में प्रश्नकाल को जो लिखित कर दिया गया है वो आपको मंजूर नहीं है। लेकिन विधानसभा स्पीकर ने समय की कमी और कोरोना का हवाला दिया और इसे मजबूरी में लिया गया फैसला बताया। যে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা বেশি দিন অধিবেশন করতে পারবো না। चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे इंटरनेशनल सर्विसेज ट्रेड फेयर में एक ऐसा टीवी पेश किया गया जिसे आर पार सब दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने यह टेलीविजन बनाया है।
जिसे देखकर ऐसा लगा मानो सामने कोई टीवी नहीं बल्कि कांच रखा हो। वैसे तो टीवी के पीछे रखी कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन उस टीवी के पीछे की तरफ ट्रेड फेयर में घूमते लोग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिए। वहां लोग भी ये देखकर दंग रह गए। टीवी पर वीडियो भी चलता रहा और उसकी पिक्चर क्वालिटी भी शानदार नजर आई, बल्कि टीवी में तितली को देखकर तो लगा जैसे वो उसके अंदर नहीं हवा में उड़ रही हो। और सिर्फ तकनीक के मामले में ही नहीं, टीवी का डिजाइन भी बेहद स्टाइलिश है। 55 इंच की स्क्रीन वाला टीवी महज 5.7 मिलीमीटर मोटा है, यानी सिर्फ एक सिगरेट जितना मोटा। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। 20 लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो गई है। राजधानी में कोरोना से अब तक 4600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका के ऑरेगन राज्य के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। आग का भयानक रूप तब देखने को मिला जब उससे निकलने वाले धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया और हर तरफ से भीषण लपटें उठती नजर आईं। वहां से आई कुछ तस्वीरों में ऑरेगन में आग से हुई तबाही की झलक साफ दिखाई दी। हरे भरे जंगल शोलों में लिपटकर सुर्ख हो गए और तो और लपटों की वजह से नीले आसमान पर लालिमा छा गई। जंगल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो धुएं की चादर में लिपटा न हो। जंगल की आग रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ती दिखी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उन इलाकों को खाली कराकर वहां दमकल की कई टीमें तैनात कर दी गईं। बताया गया कि तेज हवाओं और ज्यादा तापमान की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिसने हजारों एकड़ की जमीन बर्बाद कर दी। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण पूरा कर लिया गया। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई से पटना एम्स में शुरू हुए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के पहले चरण में 350 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें 18 से 55 साल तक के लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया, जिसका किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट यानी बुरा असर नहीं दिखा। इसके बाद वैक्सीन के पहले चरण की ट्रायल रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी गई। पहले चरण के सकारात्मक नतीजे आने के बाद अब दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें 50 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, जिनमें 12 साल के बच्चों से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग शामिल होंगे। इसके लिए पटना एम्स की तरफ से एक मोबाइल नंबर 9471408832 जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके लोग दूसरे चरण के ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की है। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से खौड सेक्टर में फायरिंग की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। इजरायल और यूएई के बीच शांति समझौता करवाने के लिए नॉर्वे के एक सांसद ने यह प्रस्ताव रखा। ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ही दोनों देशों के बीच यह समझौता हो पाया था। नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए जाने पर ट्रंप ने सभी का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें जानवरों को इंसानों की तरह कानूनी अधिकार देने की मांग की गई। इसके अलावा इस याचिका में जानवरों पर अत्याचार बंद करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका में जानवरों को इंसानों की तरह कानूनी अधिकार देने की मांग पर सवाल उठाए, लेकिन केंद्र को नोटिस भेजकर इन दोनों मांगों पर राय मांगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई बीएमसी की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। पवार ने दलील दी कि बीएमसी की इस कार्रवाई से लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी पता करने को कहा कि बीएमसी ने ऐसा एक्शन आखिर क्यों लिया। लखनऊ में पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने करीब 75 लाख रुपए की अवैध देसी शराब बरामद करने का दावा किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 8 आरोपी फरार हैं। ये मकान किराए पर लेकर 3-4 कमरों का उसमें अपने साथियों के साथ शराब बनाते थे। राजस्थान के अजमेर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिलने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। अजय माकन वहां गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने पहुंचे थे, जिसके लिए वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अजय माकन जिस होटल में ठहरे थे उसके गेट पर गहलोत और पायलट गुट के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस रोक टोक की वजह से पायलट गुट के लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पुलिस से भिड़ गए। गेट पर पुलिस वालों और इन लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान कुछ लोग जैसे तैसे अंदर भी आ गए, जिससे पुलिस वाले आग बबूला हो गए। एक शख्स को तो उन्होंने धक्का देकर बाहर निकाला और गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद पायलट समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले जब अजय माकन ने अजमेर में एंट्री ली तो दोनों गुटों के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने हाईवे पर पहुंच गए। उन्होंने अपने अपने नेता के समर्थन में नारे लगाते हुए माकन पर फूलों की बारिश कर दी। यही नहीं, इन लोगों के बीच उनसे हाथ मिलाने की होड़ लग गई,
जिसकी वजह से पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। माकन ऐसे समय में राजस्थान पहुंचे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की वजह से अगले 1 महीने तक किसी से नहीं मिलने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से निकाली गई कलश यात्रा के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोपी के सांवेर में उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कोरोना से जुड़े नियमों का भी पालन नहीं किया गया और इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कलश यात्रा का वायरल वीडियो पुलिस को मिला तो उसने आनन फानन में बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने कड़े दिशा निर्देशों और कोरोना के खतरे के बावजूद यात्रा के लिए भीड़ जुटाई और उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी आदेशों का भी पालन नहीं किया। दिल्ली के स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की मुफ्त में कोरोना जांच शुरू की गई। दिल्ली सरकार और रेल मंत्रालय ने मिलकर इसकी शुरुआत की, जिसका मकसद शहर में तेजी से फैल रहे जानलेवा वायरस को रोकना है, जिसके लिए नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की मुफ्त में कोरोना जांच शुरू की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसे 2 काउंटर बनाए गए जहां पर आम पैसेंजर की कोरोना की जांच मुफ्त में की जाती है। पहाड़गंज एरिया में आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद जांच की जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कोरोना की मुफ्त जांच करवाने के लिए कई लोग लाइन में लगकर अपने रजिस्ट्रेशन कराते दिखे, जबकि उससे थोड़ी दूरी पर एक स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर यात्रियों की जांच करता दिखा। पीपीई किट का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है, जिसमें सूट, जूते, मास्क और दस्तानों समेत कई चीजें शामिल होती हैं। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन के अंदर जाने वाले रास्ते पर एक थर्मल स्कैनर लगा नजर आया, ताकि वहां से गुजरने वाले हर यात्री के तापमान की जांच हो सके। स्टेशन पर आने वाले यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल घेरे भी बने दिखाई दिए। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।